आज मुझे ईमानदारी से आप लोग एक चीज बताइए, क्या आज भारत बनाम तजाकिस्तान के मैच में कहीं भी आपको बिल्डअप दिखा? कहीं भी? पूरे मैच में 5 से ज्यादा पासेस भारत ने होल्ड किए हो? नहीं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज भारत बनाम तजाकिस्तान के 1-1 स्कोर वाले ड्रॉ मैच के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, आज भारत बनाम तजाकिस्तान का जो मैच हुआ 1-1 ड्रॉ देखकर पहले से ही बहुत भारतीय प्रशंसकों को ये पता चल गया कि वही पुरानी कहानी चल रही है कि बस हारना मत, मैच बचाओ, किसी तरह से मैच बचा लो वाली मानसिकता है। स्कोर लाइन देखिए, स्कोर लाइन 1-1 जरूर रहा, लेकिन देखने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि स्कोर देखकर प्रदर्शन का आकलन नहीं किया जा सकता। किसी तरह देखिए, जो गोल हमें मिला विक्रम प्रताप के बुद्धि से, पॉजिटिव बुद्धि से, रीबाउंड पे गोलकी से मिस हुआ, रीबाउंड पे विक्रम प्रताप ने क्विक डिसीजन लिया और वो एक गोल की लीड बनी। ठीक है, वो टोटल क्रेडिट 50-50 फरूक और विक्रम प्रताप को जाता है। लेकिन अगर मैं फुटबॉल फैन और फुटबॉल, मॉडर्न फुटबॉल के हिसाब से अगर हम बात करें, तो क्या कोई लंबा बिल्डअप, क्या कोई शानदार या सुनियोजित प्लान्ड मूव का ये गोल परिणाम था? आपको क्या लगता है? नहीं, ये गोल किसी प्लान्ड मूवमेंट या बिल्डअप का परिणाम नहीं था। वह विपक्षी गोलकीपर की एक तरह से समझ लीजिए गलती थी, जिसका फायदा उठाने में हमने समझदारी दिखाई। लेकिन इस समझदारी के अलावा पूरे 90 मिनट में भारत ने अपने दम पर कितने ऐसे मौके बनाए जिससे लगा हो कि टीम गोल करने की स्पष्ट योजना बना रही हो? आपने कहीं नहीं देखा, पूरे मैच में 90 मिनट में। क्या यही आधुनिक फुटबॉल है? क्या कहता आधुनिक फुटबॉल? कहता क्या है आधुनिक फुटबॉल? देखिए, सिर्फ गेंद को किक मार के आगे भेजने का नाम नहीं। आधुनिक फुटबॉल, आज की फुटबॉल जो खेल रही है दुनिया और हम खेल रहे हैं जो फुटबॉल, आज की फुटबॉल में टीम गेंद मिलने से पहले अगला पास कहाँ जाएगा, अगला पास कहाँ देना है, कौन सी जगह खाली है, खिलाड़ी अपोजिशन का कहाँ स्पेस बना रहा है, किस दिशा में टीम अपनी अटैक विकसित कर सकती है, ये खिलाड़ी मॉडर्न फुटबॉल में बॉल को पास देने से पहले ही सोच लेता है। कई मौकों पर ऐसा लगा कि हमारे खिलाड़ी क्या करते हैं, हमारे खिलाड़ी बॉल मिलने के बाद सोचते हैं कि कहाँ पास देना है, कहाँ जगह खाली है। खैर, आज कई मौकों पर ऐसा लगा कि भारतीय खिलाड़ी, मैं वही कहूंगा कि गेंद मिलने के बाद ही प्लान कर रहे हैं कि अब क्या करें भैया, जबकि उच्च स्तरीय फुटबॉल में गेंद आने से पहले ऐसा हो जाना चाहिए। बड़ा बुरा लगता है इस तरह के फुटबॉल देखने के बाद। कहाँ जापान, दक्षिण कोरिया और नई टीमें जो एशिया से क्वालिफाई करके गई, उज्बेकिस्तान या जॉर्डन, यहाँ तक कि वियतनाम और थाईलैंड जैसी जो टीमें हैं, वो भी लगातार गेंद को नियंत्रण में रखती है। उनके पास भी समझ लीजिए 5-10 पासेस वो आसानी से जोड़ लेते हैं, और जबकि आज आज के मैच में हमारे खिलाड़ी 3 से 4 पास होते होते गेंद खो देते थे। तो इस तरह का फुटबॉल आज खेला भारत। देखिए, स्कोर मैं नहीं बोलूंगा इंडिया ने मैच बचा लिया है, वो नहीं, गेम प्ले की बात करेंगे। खराब पासिंग का देखिए, सबसे पासिंग कितनी खराब रही। पासिंग ऐसी थी कि बार बार पिछले मैच में भी बार बार विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को पास देते थे, और इस बार भी वही कर रहे थे। खराब पासिंग का नुकसान क्या होता है? देखिए, खराब पासिंग का नुकसान ये होता है कि एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी तक जो बॉल पहुंचाना है वो वहां पहुंचती ही नहीं, बल्कि अपोजिशन के पास जाती है। पासिंग का मतलब क्या होता है? मैच पासिंग अगर अच्छी है तो आप मैच की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। पासिंग अगर अच्छी है तो विपक्षी टीम को आप थका सकते हैं, दौड़ा सकते हैं, उनका उनका स्टेमिना कम कर सकते हैं। और यही यही ये जो भी टीम हमारे अगेंस्ट खेलती है वो यही करती है। पासिंग इतना करेंगे कि हमारे खिलाड़ी 60, 65, 70 मिनट पर पस्त होने लगते हैं, और खिलाड़ी
कोई भी टीम जो अच्छा पासिंग स्किल रखती है वो अपने विंगर्स को, अपने अटैकर्स को बेहतर स्थिति में वो पहुंचा देते हैं और अटैक के लिए स्पेस बनाते हैं। जबकि हमारे खिलाड़ी जो आज के मैच में जिस तरह की पासिंग कर रहे थे, या पिछले मैच में भी जिन्होंने तजाकिस्तान की तरह जिस तरह की पासिंग की, उससे लगता है कि डिफेंस को ना 24/7 ड्यूटी पर लगा दिया है। भैया रात है तो जागते रहो, दिन है तो काम करते रहो। तो अगर खराब पासिंग होती है तो गेंद बार बार देखिए विपक्षी टीम को मिलेगी, टीम का जो डिफेंस है उस पर ऑलवेज लोड रहेगा, मिडफील्ड है उस पर उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है, और फॉरवर्ड के लिए तो गेंद जाती ही नहीं। फॉरवर्ड तो समझ लो बेचारा अकेला बैठ के देखता रहता है कि भैया आओ मेरे पास भी। तो और शारीरिक और मानसिक रूप से डिफेंस पूरी तरह से थक जाता है। आज समझिए तजाकिस्तान के खिलाफ देखने को भी हमें यही मिला। भारत गेंद जीत भी रहा था तो वो संभाल ही नहीं पा रहा था। कुछ सेकंड के बाद 3-4 पास के बाद तजाकिस्तान के पास गेंद चली जा रही थी। गेम आज के गेम में स्कोर 1-1 रहा, लेकिन गेम अवेयरनेस जिसको कहते हैं ना, गेम अवेयरनेस की कमी साफ दिखी। एशले वेस्टवुड क्यों जरूरी है? क्योंकि एशले वेस्टवुड एक बार बैंगलोर एफसी का मैच देखते समय एक बात पर मैंने शायद टेलीग्राफ या किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एशले वेस्टवुड ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी गेंद मिलने के बाद निर्णय लेते हैं, जबकि आधुनिक फुटबॉल जो है गेंद मिला और उसके पास 3-4 ऑप्शन पहले से ही होते हैं। तो भारतीय फुटबॉल अभी समय के अनुसार बहुत पीछे चल रही है। 2011 बैक इन कॉलेज डेज, उस समय जब एएफसी के लिए क्वालिफाई किया था तब का फुटबॉल और आज 2027 का फुटबॉल बिल्कुल वैसा ही देख रहा हूं मैं। कोई बिल्डअप नहीं, बस डिफेंस, गेंद बचाए जा रहे हैं, गेम अवेयरनेस कुछ भी नहीं, आसपास कौन है। देखिए फुटबॉल खिलाड़ी कह सकते हैं कि भैया बैठ के कानून पाद रहे हो, ठीक है भाई, हमने आपको, जैसे हमने प्रधानमंत्री को रिक्रूट किया, प्रधानमंत्री कुछ गलत काम कर रहे हैं तो हम अपने मुख्य नेता से कंप्लेन करते हैं कि सर आप ऐसा कर रहे हैं या उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल आप हमारे राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी, अगर आपको हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो आप सुधरेंगे भी नहीं। सुधरना तो खैर उम्मीद कम है मुझे। अब आते हैं गेम अवेयरनेस। गेम अवेयरनेस का देखिए मतलब क्या है? गेम अवेयरनेस का मतलब है कि आपके आसपास कौन है, खाली स्पेस कहाँ है, विपक्षी खिलाड़ी किस दिशा में प्रेस कर रहा है, और अगले 2 पास विपक्षी खिलाड़ी के कहाँ जा सकते हैं या आपके अगले 2 पास कहाँ जा सकते हैं। और जब यह गेम अवेयरनेस नहीं होता है ना, तो गेंद आप ज्यादा देर तक रोक ही नहीं सकते। आप खुद भी दबाव में आ जाएंगे, और ऐसा कहें कि आप दबाव में जब आ जाएंगे तो आप गलत पास देना शुरू कर देंगे, अटैक की गति भी आपकी खत्म हो जाएगी। आज कई कई मौकों पर भारतीय खिलाड़ियों ने, आपने देखा होगा, दबाव में आकर गलत पास दे रहे थे, गेंद मिलने के बाद रुके हुए दिखाई देते थे। इसी वजह से ताजिकिस्तान की जो डिफेंस व्यवस्थित, ताजिकिस्तान को अपना डिफेंस व्यवस्थित करने का पूरा समय मिला। अटैक तो हमारी तरफ से बना नहीं। अटैक पर वापस आते, बिल्डअप क्यों जरूरी है आप समझिए। भारतीय फुटबॉल को जब याद होगा आपको, इगोर स्टीमेच के समय जब हम फुटबॉल देखते थे, तो जो लास्ट एएफसी का संस्करण 23 में हुआ था, तो इगोर स्टीमेच के समय भी बिल्डअप दिखता था, चाहे वो सीरिया के अगेंस्ट, चाहे वो लेबनान के अगेंस्ट घर में हो, एशिया कप में उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट सेकेंड हाफ हो, या सीरिया के अगेंस्ट जब हम डू और डाई मैच में खेले तो उसमें भी बिल्डअप दिखता था। अब तो बिल्डअप ही नहीं, बिल्डअप की इनफैक्ट कोशिश भी नहीं दिखाई देती कि हम बिल्डअप का देखिए, बिल्डअप का मतलब क्या है? गोलकीपर, सेंटर बैक, बॉल वहां से मिडफील्ड से विंगर, विंगर से फॉरवर्ड। फिर से समझिए, गोलकीपर, सेंटर बैक, मिडफील्ड और विंगर से फॉरवर्ड, यही बिल्डअप का मतलब। अब कितनी बार आपने देखा कि बॉल गोलकीपर से सेंटर बैक के पास गया हो और सेंटर बैक से बॉल मिडफील्ड पे पहुंची हो और मिडफील्ड से विंगर के पास, विंगर से फॉरवर्ड के पास पहुंची ही नहीं, बीच में। तब जब ये इस प्रक्रिया में अगर बिल्डअप अगर नहीं होगा अच्छी टीमों के अगेंस्ट, तो हमें सही तरीके से संगठित या आगे बढ़ने की नीति समझ में ही नहीं आएगी। गेंद पर नियंत्रण हम नहीं रख पाएंगे, विपक्ष के प्रेस को भी नहीं तोड़ पाएंगे, और अटैकिंग पैटर्न जो है वो भी विकसित हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर बिल्डअप होगा ही नहीं तो हर गेंद लंबी किक बन जाएगी,
आज बनी ना, चाहे गुरप्रीत हो चाहे खिलाड़ी हो, बॉल क्लियरेंस में ही लगे रहे, हर गेंद लंबी किक बन रही है, विपक्षी टीम के पास आसानी से गेंद वापस चली जा रही है, वो जीत ले रहे हैं। और अगर भारत के खेल के बारे में आज बात करें तो भारत के खेल में कई बार यही दिखाई दिया, गेंद जीतने के बाद उसे नियंत्रित अटैक में बदलने के बजाय जल्दबाजी में गेंद को वो आगे भेज दे रहे थे। तो एक एक से स्कोर बराबरी रहा, हम हारे नहीं, लेकिन गेम प्ले, बिल्डअप सब के सब बेकार थे आज। ठीक है, बॉल पर कंट्रोल, चाहे वो पासिंग हो, मुझे लगता है कि फीफा आसियान शुरू होने से पहले खालिद जमील को पास कैसे करना है पहले यही सिखाए भारतीय, बट इनफैक्ट खालिद जमील खुद सीखे, अन्यथा भारत जल्द से जल्द ना एशले वेस्टवुड या इगोर स्टिमेच को वापस बुला ले तो ज्यादा बढ़िया है। खैर इगोर तो वापस नहीं आएगा, लेकिन एशले वेस्टवुड जरूर चाहिए, क्योंकि एशले वेस्टवुड ही वो कोच है जिसने लोअर फीफा रैंक के खिलाड़ियों को, कंट्री को कोच करके हांगकांग, सिंगापुर जैसी टीमों को, अफगानिस्तान जैसी टीमों को कोच करके हमारे खिलाफ उतारा है और हमें ही हरा दिया है। तो एशले वेस्टवुड का होना मॉडर्न फुटबॉल के लिए बहुत जरूरी है। इंडियन कोच से हो भी नहीं पाएगा, ये साल भर से ऊपर हो गए मेरे ख्याल से, आज तक ये बिल्डअप नहीं कर पाए इनके खिलाड़ी गोल बनाने के लिए। अब देखिए इनका जो अप्रोच है वो पूरा डिफेंसिव है, और पूरा डिफेंसिव खेलना कितना खतरनाक है आप समझ लीजिए कि देखिए डिफेंस तो जरूरी है, लेकिन अगर पूरी रणनीति डिफेंड करने पर ही आधारित हो जाए तो समस्याएं शुरू हो जाती है। इस स्थिति में लगातार डिफेंस दबाव झेलता है, फाउल भी ज्यादा करता है, कॉर्नर भी खाता है, 8 कॉर्नर खाए आज। ठीक है, और पहले 4-5 मिनट में आपने देखा होगा, पहले 6 मिनट में 3 फाउल भी कर दिए थे फर्स्ट हाफ के, और ज्यादा डिफेंस शॉट भी फेस करता है और अंततः गलती कर ही देता है। आज गलती हुई भी ना, हैंडबॉल लगा विक्रम प्रताप से, 90 मिनट तक सिर्फ बचाव करना लगभग असंभव है, और एक ना एक समय समझ लीजिए डिफ्लेक्शन होगा ही, हैंडबॉल होगा ही, सेट पीसेस मिलेंगे ही, डिफेंडर गलती करेगा तो, और विपक्षी टीम गोल कर ही देगी। आज भी भारत अधिकांश समय अपने हाफ में ही डिफेंस करते हुए बिताया भारत ने। अगर गुरप्रीत ने वो 2 महत्वपूर्ण सेव ना किए होते तो शायद आज भी भारत 3-1 से हार हो जाती भारतीय टीम। अब अगला टूर्नामेंट हमारा आसियान है, और आसियान की टीमों के खिलाफ अगर ये ही चला, सारा डिफेंस ऐसे करते हैं जैसे रिटायरमेंट हो गई हो हमारी, और सारा एक मुश्त सरकार ने वॉलंटरी रिटायरमेंट में पेंशन दे दिया हो 10-15 लाख रुपए, और बैंक से लेके हम हार्ड कैश लौट रहे हैं, और साले पैसों पे लुटेरे पीछे पड़ गए हो पैसे लूटने, और हम पैसे बचाते आ रहे हो जीवन भर की पूंजी। मतलब डिफेंस करना ऐसा होगा जैसे जीवन भर की पूंजी, किसी तरह से गोल आ जाए उसके बाद गोल बचाते रहो, पूरा मैच 90 मिनट में यही करो, क्लियरेंस करते रहो, पासेस ना रखो, बस क्लियरेंस करते रहो। खैर अभी मैंने आपको बताया इस तरह के फुटबॉल मैच खेलने से क्या नुकसान होता है। आसियान स्तर की टीमों के खिलाफ क्या होगा अगर भारत इसी तरह का खेल, अगर मजबूत तकनीकी वाली टीमों के साथ, जैसे थाईलैंड हुआ, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनके साथ अगर खेलता है तो भारत को तेज पासिंग, वन टच फुटबॉल, लगातार मूवमेंट, पोजेशनल रोटेशन, ये सब फेस करना पड़ेगा। और अगर भारत 5 पास भी नहीं जोड़ पाया तो ये टीमें 60-70% पोजीशन लेकर खेलेंगी, और उस स्थिति में डिफेंस हमारा हमेशा दबाव में रहेगा, मिडफील्ड गायब हो जाएगा, फॉरवर्ड अलग थलग पड़ जाएंगे, और अटैक ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो केमिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए कई प्रशंसक अंडर-23 के खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौका देने की बात कर रहे हैं। बात केवल अंडर-23 या स्किल या उम्र की नहीं है, कारण है केमिस्ट्री की। जब खिलाड़ी लंबे समय तक एक साथ चलते हैं ना, तो उन्हें पता होता है कि साथी खिलाड़ी कहाँ रन लगाएगा, किस दिशा में पास मांगेगा, कब प्रेस करेगा, ओवरलैप कब करेगा। यही वजह से कई बार कम प्रतिभा होने के बावजूद संगठित टीम गेम खेलने वाली टीम एक दूसरे
पर डिपेंडेंट होके खेलने वाली टीम मजबूत टीम से ज्यादा खतरनाक दिखती है। फुटबॉल केवल देखिए व्यक्तिगत प्रतिभा का नहीं बल्कि सामूहिक समझ का खेल है। अटैकिंग फुटबॉल का फायदा क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। हमारे विपरीत जो हम डिफेंसिव फुटबॉल खेलते हैं, अगर हम अटैकिंग फुटबॉल खेले तो मान लीजिए भारत हार भी जाए लेकिन 10 गोल पोस्ट पे शॉट तो मारेगा, जैसे पिछले मैच में एडमंड और चांगटे ने किए थे, उनको बिठा के रख दिया। मैं समझ सकता हूँ कि नई खिलाड़ियों अंडर 23 खिलाड़ियों को ट्राई करना था, गेम टाइम देना था। तो अटैकिंग फुटबॉल से पिछले मैच में जैसे भारत ने शॉट मारे गोल पोस्ट पे हार गए हम, लेकिन गोल पोस्ट पे शॉट पड़े थे, कॉर्नर तो मिले थे, कुछ 3-4 बड़े मौके मिलेंगे। विपक्षी गोलकीपर को काम करना पड़ेगा। आज तो विपक्षी गोलकीपर वो उसका रिबाउंड था तो उसको बस उतना ही काम करना पड़ा, ज्यादा तो प्रशंसक हमारे जैसे फुटबॉल फैन कम से कम यह महसूस करेंगे कि टीम ने अटैकिंग फुटबॉल खेला अगर तो कम से कम जीतने की कोशिश तो की। लेकिन जब पूरी टीम केवल स्कोर बचाने में लग जाए तो मैच देखने वालों को केवल निराशा ही होती है, जो कि आज के मैच में हमें हुआ। उसको हारे नहीं हम, लेकिन फिर भी निराशा, क्योंकि फुटबॉल का देखिए मुख्य उद्देश्य गोल करना तो है नहीं, केवल गोल बचाना भी नहीं है। मिडफील्ड जो फुटबॉल का दिल होता है, भारतीय फुटबॉल मिडफील्ड जो फुटबॉल का दिल, तमाम कोई भी बड़ी टीम हो उनकी पहचान स्ट्राइकर से पहले उसके मिडफील्ड से होती है। यहीं से बॉल विंगर्स या फिर फॉरवर्ड के पास यहीं से बॉल निकलता है। और मिडफील्ड ऐसी जगह है जहां खेल की गति तय होती है। डिफेंस और अटैक को मिडफील्ड ही जोड़ता है। प्रेस अगर विपक्षी टीम से आ रही है तो उसको तोड़ता है, मौके बनाता है। जबकि मिडफील्ड कमजोर होता है तो टीम हमारी दो हिस्सों में बटी लगती है, जो कि आज लगा। डिफेंडर अलग थे, उनकी ड्यूटी थोड़ी बड़ी हुई थी क्योंकि हम डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेल रहे थे, और फॉरवर्ड अलग पड़ गए थे। कई बार ऐसा लगा कि फॉरवर्ड तक गेंद पहुंचाने का कोई स्पष्ट रास्ता ही नहीं है, बस बॉल क्लियर किए जा रहे थे। क्लियर 2-3 पासेस होल्ड करते थे, बॉल छीन ली जाती थी, बॉल मार के बाहर निकालते थे। तो निष्कर्ष आज का फुटबॉल मैच देखने के बाद ये कि भारत का सबसे बड़ा संकट केवल परिणाम नहीं है, असली समस्या है कि टीम खेल मॉडर्न फुटबॉल को समझ ही नहीं पा रही है, और कोच भी समझाने में सक्षम नहीं है। क्या हम पोजेशन फुटबॉल खेलना चाहते हैं, कि हम अटैकिंग, कि हम डिफेंस, कि हम हाई प्रेस करना चाहते हैं, क्या हम काउंटर अटैक की टीम है, क्या हम डिफेंस ही करके मैच जीतने की कोशिश करते रहेंगे। तो आधुनिक फुटबॉल में ऐसा नहीं चलेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर पासिंग कमजोर रहेगी, गेम अवेयरनेस कमजोर रहेगा, मिडफील्ड नियंत्रित नहीं होगा, बिल्डअप अगर दिखाई नहीं देगा, तो आसियान स्तर की टीमों के खिलाफ भारत लगातार दबाव में बना रहेगा। डिफेंस जरूरी है, लेकिन केवल डिफेंस भविष्य नहीं है। अच्छी टीम वही होती है जो गेंद को संभाल सके, खेल को नियंत्रित कर सके और मौके बना सके, और जरूरत पड़ने पर विपक्षी टीम को दबाव में भी डाल सके। और अंत में मैच बचाने वाली टीमों को देखिए कोई याद रखता नहीं, मैच जीतने वाले या बहादुरी दिखाने वाले टीमों को ही याद रखा जाएगा। तो ये था आज का मैच का समरी। भारत को अटैक, बॉल पोजेशन, बॉल कंट्रोल, पासिंग, सब कुछ फीफा आसियान 2026 के पहले सीखना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।